और सर पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान मुतअद्दिद मुआहदों को एक माह में हतमी शक्ल देने पर इत्तफाक हुआ। इन मुआहदे से पाकिस्तान की मईशत पर क्या असरात पड़ेंगे? देखते हैं कि क्या पड़ेंगे असरात, क्या मुआहदे हो रहे हैं। जी ये रशिया और चाइना का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है जी और जो भी हमारे मुआहदे वस्ती एशियाई रियासतों के साथ होंगे वो चाइना और रशिया का ही स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है। उसके बगैर वो नहीं करेंगी, ना वो रियासतें करेंगी और ना मतलब है कि ये तमाम जो रियासतें हैं, ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ, यहाँ पे अमेरिका का कभी कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, यहाँ पर बरतानिया का भी कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, या किसी वेस्टर्न पावर का कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, ना ही उनकी कभी कॉलोनीज रहे हैं। ये जो इलाके हैं ये वो हैं जो कि जिनमें दिलचस्पी पैदा हुई थी सिर्फ उस वक्त जब यहाँ पे अफ़गान जंगें हो रही थी, दोनों, पहली भी और दूसरी भी, यानी अफ़गान जिहाद जिसको हम कहते हैं वो, और दूसरी ये जो 9/11 के बाद भी। उसके अलावा अमेरिकन को यहाँ पर कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं है और ना उनकी कोई ख़ास प्रेजेंस है और ना उनको कोई ख़ास इन्फ्लुएंस है और ना वो यहाँ आके अपनी कोई बेसिस या कोई ऐसी चीज़ बनाना चाहते हैं जो एक ज़माने में बड़ी बातें चल रही थी कि यहाँ पे उनको बेसिस चाहिए और ये चाहिए, और शायद उनका ख्याल भी था कि वो यहाँ पे रहें, लेकिन अब उनका यहाँ पे क्योंकि कोई इरादा नहीं है वस्ती एशियाई रियासतों में दूर दूर तक आने का, ख़ास तौर पे रशिया के साथ जो मामला प्रेसिडेंट ट्रंप के चल रहे हैं, तो उसके नतीजे में जो पूरा वो जो जियो पोलिटिकल कैलकुलस था कि जी यहाँ पर शायद कोई बेसिस चाहिए और बेसिस मांगी जा रही हैं और वो शायद चाहते भी हों बाइडन उस वक्त, लेकिन वो किस्सा पाक हो चुका है ट्रंप साहब के आने के बाद। जो मैं कहता हूँ ना कि खत्ते के और रीजन के हालात पाकिस्तान पर असरअंदाज होंगे तो उसमें ये सारे बातें इसमें इम्पॉर्टेंट है। और ये बात भी इम्पॉर्टेंट है कि जो उस वक्त हुकूमत जब खान साहब की हुकूमत जब गई थी इन लोगों ने, तो ये बात हो रही थी कि जी ये ऐसा नहीं था कि खान साहब ने ख़ुद दौरा किया था आइसोलेशन में, तो वो सबकी मुशावरत के साथ ही वो गए थे, क्योंकि अंदाज़ा ये था कि शायद अमेरिका शायद ये जंग ना छिड़े उस वक्त, लेकिन वो जंग छिड़ गई। तो लेकिन अब जो बात आ रही है सामने वो ये है कि वो मुशावरत भी थी और सारे पूरी रियासत एक पेज पे थी, और गालिबन जो फ़खर दुरानी साहब ने 2 दिन पहले जो स्टोरी उन्होंने की है उसमें उनका ये कहना है कि जैक सलिवन जो है डॉक्टर मोईद यूसुफ से उन्होंने बात की थी और कहा था कि खदशात हैं, लेकिन मोईद यूसुफ साहब ने कहा था कि नहीं, ये तो हमारे पास तो ऐसी कोई इंटेलिजेंस नहीं है कि कोई जंग छिड़ जाएगी बारह। तो उसके नतीजे में ये बात चली कि पाकिस्तान को आइसोलेशन में चला गया, ऐसा नहीं, लेकिन एट द एंड जो है वो यहाँ पे मैंने ये बात पहले भी की कि ये जो सारा पाकिस्तान में आइसोलेशन, पाकिस्तान के आइसोलेशन में जाने वाली मामलात और बाकी सारे मामलात, ये बिल्कुल उसके साथ मुताबिकत थी। ज़ाहिर है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वगैरह सारा आ रहे थे, खित्ते के और दुनिया के साथ मामला थे कि पाकिस्तान चूँकि रशिया के पास खान साहब चले गए तो दुनिया से आइसोलेशन में हो गया, तो आखिर में तो रशिया तो जीत गए और ट्रंप के साथ हो गया। तो वो एक अजीब सा जो है ना मामला है जो कि हर दुनिया के हर मुल्क में सोच विचार हो रही है, और पाकिस्तान समेत, कि भाई अब आगे हमने कैसे चलना है, और मतलब है कि कैसे आगे हमने कैसे चलना है, किस तरह से बैलेंसिंग ऑफ पावर हमने करने हैं, कैसे हमने खित्ते में, दुनिया में, रीजन में, और इतनी तेज़ तब्दीलियाँ हो रही हैं कि उसमें जो है वो यानी और ख़ारजा अमूर पाकिस्तान पे हमेशा असरअंदाज होते हैं। देखिए अफ़गान पॉलिसी जो है, हमारी अफ़गान पॉलिसी बड़ी इंपॉर्टेंट है आने वाले दिनों के अंदर। अफ़गान जो है, अफ़गानिस्तान हमारा एक बरादर मुल्क है और हमारा हमसाया है, हमारा पड़ोसी है, और वहाँ पर इस वक्त जो है अगर पाकिस्तान के ख़दशात हैं, वहाँ से दहशतगर्द ग्रुप्स मुख्तलिफ वहाँ से एक्टिव हो गए हैं, वो पाकिस्तान के लिए ख़तरा है, वो अफ़गानिस्तान की अपनी हुकूमत के लिए, अपने वहाँ के सेटअप के लिए ख़तरा है। तो वहाँ पर जो भी मामलात हैं उसको हमने और दुनिया ने देखना है कि भाई कैसे, क्योंकि यह कोई पैरेलल प्लान नहीं है ना, मतलब ऐसा तो नहीं है कि वहाँ अब शुमाली इत्तेहाद कौम आएगा, भाई मतलब सारे पत्ते यही हैं ना, मतलब ये तो आखिर में तो तालिबान ही है ना, वो तालिबान के पोस्ट तालिबान तो कोई वहाँ पे कौन होगा, ठीक है, मतलब दाइश तो वहाँ पे दाइश भी नहीं होगी, दाइश खुरासान तो लिंक्ड है सीरिया के साथ, सीरिया में तो दाइश पावर में आ गई है, वो कह रहे हैं भाई हमारा, मतलब मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाह रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि उनके अंदर ये जो ग्रुप्स हैं बहुत सारे, देखें हुआ ये है ना कि वहाँ पर एक वैक्यूम क्रिएट हुआ, जैसा हम समझ रहे वैक्यूम क्रिएट हुआ, बहुत सारे धड़े बन गए, किसी ने उनको अगर मुल्क मुख्तलिफ आके उस वक्त उनको संभाल लेते, ठीक है, जैसे सीरिया में हुआ है
कि सीरिया के अंदर जो बशर अल असद के जाने के बाद जो अहमद शरा की हुकूमत आई, तो वो अहमद शरा की हुकूमत भी एक इसी किस्म का सेटअप आया था ना वहाँ पर भी। वो उनको भी कोई एक्सपीरियंस नहीं था उनको, लेकिन उनको मुल्कों ने संभाल लिया। यानी उनको टर्की ने संभाल लिया, उनको कतर ने संभाल लिया, सऊदी अरेबिया ने संभाल लिया उनको, और उनको जो है वो अमेरिका का भी एक डेलीगेशन होकर चला गया। लेकिन अब अमेरिका के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि तुलसी गैबर्ट जो है वो तो इन पर इल्ज़ाम लगाती रही कि ये हमारा ही प्रोजेक्ट था, ये तो बाइडेन दौर में ही शुरू हुआ था और वो इसीलिए प्रो असद थी, तो वहाँ एक। लेकिन अफगानिस्तान को इस तरह नहीं संभाला गया। अगर अफगानिस्तान को शुरू में बाकी सारे मुल्क आके संभाल लेते और वहाँ पर, तो वहाँ ये सिचुएशन ना क्रिएट होती कि पाकिस्तान के अंदर जो मामला ख़राब हो रहे हैं, तो वो तो मतलब अब चूँकि ये एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस रशिया, चाइना, बाकी अरब ममालिक, तो वो सबका है कि भाई इसको देख के इसको मामले को निपटाएं, क्योंकि देयर इज़ नो प्लान सी और डी और ई अफगानिस्तान के बारे में। ऐसा तो नहीं है ना कि वहाँ पे कोई मतलब है कि कोई दोस्तों मारे या कोई और है। इसी सेटअप के साथ इन्हीं को कायल करना है, इन्हीं के साथ मामलात करने हैं कि भाई आपके अपने लिए मुसीबत ही बन जाएगी। मतलब पाकिस्तान तो चले, मैं हमेशा कहता हूँ कि वो जो पाकिस्तान के बारे में प्लानिंग्स थी वो तो नहीं कामयाब हुई, लेकिन ये है कि पाकिस्तान को उनके साथ बैठ के उनको समझा के, और इसमें दुनिया मतलब देखें ना, बाकी लोग भी तो आए ना, वो भी तो देखें कि अफगानिस्तान, तो ये बहरहाल हल हो जाएगा मसला, ये मसला हल हो जाएगा। और उनके अंदर मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, वो कोई किसी के साथ इधर निकल गया है, कोई उधर निकल गया है, उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे तामीर करना है, बच्चियों के स्कूल कैसे वहाँ खुलेंगे, दुनिया के साथ कैसे तिजारत शुरू होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ, देखिए मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूँ कि चूँकि पूरी दुनिया इस वक्त एक तेज़ी के साथ फैसलों में जा रही है, तो उसका असर पाकिस्तान पे। आप IMF के साथ टॉक्स कर रहे हैं, उसका भी असर, आपकी मईशत कैसी है उसका असर, आपके वीज़े कैसे लगने हैं उसका, हर चीज़ जो है वो तब्दील होने जा रही है आने वाले दिनों में। US एड बंद होती है, उसका पाकिस्तान पे क्या असर, और रीजन के वाक़यात, दुनिया के वाक़यात। अब ये जो जर्मन इलेक्शन है, जर्मन इलेक्शन को देखें। अब आप कहेंगे जर्मन इलेक्शन का पाकिस्तान से क्या ताल्लुक? जर्मन इलेक्शन का पाकिस्तान, जनूबी एशिया, दुनिया के लाखों या करोड़ों लोग इस वक्त जो है वो यूरोप में रहते हैं, और यूरोप की सोसाइटी का वो बाकायदा हिस्सा भी बन चुके हैं बरसा बरस से। या ये है कि वो वहाँ पे अभी हालिया दिनों में गए हैं, कोई तालीम हासिल कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, कुछ कर रहा है, या इलीगल इमिग्रेंट्स हैं। ये 3-4 किस्में हो सकती हैं। अब जर्मनी के इलेक्शंस के पूरे यूरोप के अंदर, कोई स्पेन में है, कोई इटली में है, कोई बरतानिया में है, कोई कहीं, हर बंदे के ऊपर असर होने जा रहा है, चाहे वो वहाँ का नेशनल हो, चाहे नेशनल ना हो, चाहे ये कि वहाँ जाके वो लीगली या इलीगली जैसे इलेक्शन का रिजल्ट होने जा रहा है। क्योंकि इलेक्शन जो है जर्मनी का, उसको सादा से अल्फाज में यूँ समझें, मैं इसको आसान तर अल्फाज में समझाने की कोशिश करता हूँ। एक तो ये है कि जर्मनी में जो है वो जब से दूसरी जंग अज़ीम ख़त्म हुई, दूसरी जंग अज़ीम के बाद ज़ाहिर है कि जर्मनी जो है वो शिकस्त खा गया, और जर्मन कौम वो है जो कि बड़ी पावर के साथ उसने दोबारा कमबैट किया, ठीक है, और बहुत ज़बरदस्त अंदाज में जो है वो वापस आए, और वापस आने के बाद जो है वो एक बड़ी मईशत भी बनी, बहुत तरक्की की जर्मन कौम ने, और वो यूरोप का एक बहुत बड़ा पिलर, बहुत बड़ा सतून। लेकिन जर्मनी में क्या हुआ है? जर्मनी में वहाँ पर जो सबसे पुरानी पार्टी है, जो कि उनकी जो कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी है। अच्छा, सोशल डेमोक्रेट जो हैं ये उनकी 1863 से बनी हुई है, यानी दुनिया की पुरानी पार्टियों में से एक है ये। शोल्ज़ जिसके चांसलर थे, और उसके बाद उनकी एक तो ये पार्टी हो गई, और फिर 1945 के बाद उनकी 2 पार्टियां और बनी, SDU यानी क्रिश्चियन डेमोक्रेट्स, और SCU यानी क्रिश्चियन सोशलिस्ट। अच्छा, अब क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक और क्रिश्चियन सोशलिस्ट तकरीबन एक ही हैं, ये बहन भाई हैं या भाई भाई हैं या बहनें हैं, ठीक है ना, क्योंकि 16 रियासतों में एक है, तो CSU और CDU को एक ही समझें आप, ठीक है। अच्छा, अब ये CDU के जो हैं वो जीत गए, जो चांसलर हैं फ्रेडरिक मर्ज, वो जीत गए। अहम बात यह है कि जर्मनी में हमेशा या तो CDU SCU आपस में मिलके हुकूमत बना लेते हैं, और साथ उनके जो है वो एक छोटी जमात होती है, कोई जैसे ये फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी, वो तो किंग मेकर, छोटी सी पार्टी साथ इत्तेहादी मिल जाते हैं, हुकूमत बन जाती है। या ये है कि ऐसा भी हुआ कभी कि अच्छा, ये जो SDU और SCU है,
ठीक है, जिसके चांसलर जीते हैं अभी, जिसकी एंजेला मर्कल भी थी, ये इनको यूनियन पार्टीज कहा जाता है। तो एक एससीयू और एसडीयू जिनके चांसलर जीते हैं, और एक एसडीपी जिसके चांसलर हारे, ऑलिव शोल्ज। इन तीनों पार्टियों ने ही राज किया है जर्मनी में आज तक। यानी कभी एक पार्टी का चांसलर, दूसरी पार्टी इत्तेहादी, कभी दूसरी पार्टी का चांसलर, बाकी दो पार्टियां इत्तेहादी, कभी एक पार्टी जो है वो ज्यादा सीटें ले गई, वो साथ उसके फ्री डेमोक्रेट्स, ग्रीन्स ये सारे जुड़ गए, इस तरह होता रहा। अब जनाब क्या हुआ है, पहली दफा कि वहां पे, तो वहां पर आप इसको स्टेटस को कह लें जो भी कहें, मतलब वहां पर ये एक ट्रेडिशनली एक कोलिजन गवर्नमेंट बनती है, लेकिन उसमें होता ये कि ये हमेशा एसडीयू और एसडीयू को समझे ना, जो सॉरी सीडीयू और सीएसयू को आप समझें कि उनके साथ जो है एसडीपी आ गई, एसडीपी ऊपर चली गई तो सीडीयू आ गई, तो सीडीयू के जो हैं वो जीत गए। ये तीन पार्टियां जो हैं ये आगे पीछे और फ्री डेमोक्रेट्स कभी एक के साथ लग गए, दूसरे के साथ लग गए, ठीक है, ग्रीन्स बन गया इत्तेहाद, वो बीच में आ गए, लेकिन ये तीन पार्टियों का ही राज रहा हमेशा। अब जनाब ये हुआ है कि जो पार्टी, यानी अब इस तरह समझ लेना कि वो सबसे ऊपर एक पार्टी आई, इनमें से कभी सीडीयू ऊपर आ गई तो एसडीपी नंबर 2 पे है तो एक कोलिजन गवर्नमेंट बन गई। अच्छा, कभी ये एसडीपी आगे आ गई तो सीडीयू वाले आए तो इनके साथ मिल गए तो एक कोलिजन गवर्नमेंट बन गई। अब ये हुआ है कि जनाब सीडीयू वाले ऊपर हैं और जो इनके एसडीपी वाले हैं वो तीसरे नंबर पर चले गए हैं, और दरमियान में एक नई पार्टी जो कि 2013 में बनी थी, एएफडी, ठीक है, जो कि दाएं बाजू की पार्टी है। अच्छा, ये दोनों पार्टियां जो हैं ये दाएं बाजू की ही हैं, यानी जो पार्टी जीती है वो भी राइट ऑफ द सेंटर है, वो भी कंजर्वेटिव है, लेकिन जो एएफडी है वो बहुत एक्सट्रीम पे फार राइट है। यानी एक तो ये तो सेंट्रिस्ट पार्टी तो ये एसडीपी थी ना, जो कि जो तीसरे नंबर पे आके गिरी है दूसरी जंग अजीम के बाद, जो है ये पहली दफा, ये वो है सबसे जर्मनी की पुरानी पार्टी, वो तीसरे नंबर पे गिरी आके। लेकिन इशू ये है कि वो पार्टी है जो थोड़ी सी लेफ्ट पे थी, तो लेफ्ट की पार्टियां तो फारिग हो गई। अब जो, और ये जो सेंट्रिस्ट पार्टी थी, जो सेंटर में पार्टी थी, वो भी फारिग हो गई तकरीबन। तो अब मुकाबला किस में हुआ है, यानी पहले नंबर पे थोड़ी सी दाएं बाजू की पार्टी है और दूसरे नंबर पे बहुत ज्यादा दाएं बाजू की पार्टी है। इनका कहना यह है कि इमिग्रेशन सख्त होनी चाहिए, जो जीते हैं इनका कहना है इमिग्रेशन सख्त होनी चाहिए, इनका कहना है बहुत सख्त होनी चाहिए, इनका कहना यह है कि तारिकीन वतन को नहीं आना चाहिए यहां पे, इनका कहना है कि गायब हो जाना चाहिए तारिकीन वतन को, इनका कहना है वीजा सख्त होना चाहिए, इनका कहना है वीजा होना ही नहीं चाहिए बाहर के लोगों को। मतलब ये मुकाबला हो रहा है इस तरह से कि कौन कितना दाएं बाजू पे गया है। तो ये एक पूरी, मतलब दोनों ही दाएं बाजू के हैं, एक थोड़ा एक बहुत ज्यादा। तो ये यूरोप की वजह बनी है। अच्छा, इसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बड़ा जबरदस्त मैसेज भेजा है, यानी आप समझे, यानी इसमें ऐसा कोई नहीं है कि वो हम कहें कि, यानी ये जो हैं जो जीते हैं जर्मन चांसलर साहब, उनको पाकिस्तानी अवाम की तरफ से कुछ मुबारकबाद भी देते हैं, लेकिन वो भी राइट है, और उनका मुकाबला जो सेकंड पे है वो एक्सट्रीम राइट है, और जो थोड़े से दरमियान में थे वो फारिग हो गए। लेकिन अब हुकूमत कैसे बनेगी, नंबर 1 और नंबर 3 का अलायंस होगा, क्योंकि एएफडी को नहीं लेना उन्होंने। तो एएफडी जो है, जो कि अल्ट्रा राइट विंग है, वो अपोजिशन में बैठेगी और वो प्रेशर डालेगी, वो एक्सट्रीम राइट विंग पे प्रेशर डालेगा। वो कहेंगे हमने कर तो दिए ना वीजे कम बाहर के लोगों के, वो कहेंगे और करो, वो कहेंगे हमने बॉर्डर सख्ती कर दी, क्योंकि उनकी वही पॉलिसी है, वो कहेंगे सख्ती कर दी हमने, कहते और करो। तो मुकाबला जो है वो आप समझें कि कोई लेफ्ट और राइट के दरमियान नहीं हो रहा, राइट और एक्सट्रीम राइट के दरमियान हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बड़ा जबरदस्त जो है, इलॉन मस्क तो एएफडी को कर रहे थे ना सपोर्ट। एएफडी ने, आप देखें 2013 में एएफडी बनी जो एक्सट्रीम राइट पे है, और उन्होंने सेकंड नंबर पे सीट्स ली हैं, यानी जो सबसे पुरानी पार्टी थी जर्मनी की तारीख की, जो कोई 150 साल पुरानी पार्टी, उससे भी ज्यादा, उसको उन्होंने तीसरे नंबर फेंक दिया उठा के। लेकिन ये कि वो हुकूमत में फिर भी रहेगी,
यानी ओलफ शॉल्स की पार्टी हारी नहीं है, वो हुकूमत का हिस्सा बन जाएंगे, उनके वो तब्दील हो जाएंगे और उनकी जगह कोई दूसरे लोग बन जाएंगे आके।